आज बात करते हैं नबोकोव के लिखे हुए अजीम नॉवल लॉलिटा की। लॉलिटा एक बहुत ही डिप्रेसिंग नॉवल है। लॉलिटा एक बहुत ही डार्क नॉवल है, बहुत ही सैड नॉवल है, इसलिए इस पर बात करना बहुत मुश्किल है। ये मेरी टू रीड लिस्ट में था बहुत लंबे अरसे से और हिम्मत नहीं होती थी इसको पढ़ने की, क्योंकि इसकी थीम बहुत ही सैड थीम है। लेकिन पिछले हफ्ते मैंने हिम्मत करके इसको पढ़ा और बहुत डिप्रेसिंग नॉवल है, तो आज इस पर बात करते हैं। देखिए, इस नॉवल की थीम है पीडोफिलिया। पीडोफिलिया कहते हैं ऐसी सिकनेस को जिन लोगों में वो सिकनेस होती है कि वो छोटे बच्चों के साथ सेक्स करते हैं। तो ये पीडोफिलिया के टॉपिक पर लिखा हुआ एक नॉवल है। तो मैं व्यूअर डिस्क्रेशन एडवाइस करूंगा, यानी कि अगर ये नॉवल की जब मैं आपको समरी सुनाऊंगा, ये काफी डिप्रेसिंग भी हो सकता है, बहुत सैड भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो आपकी मर्जी है, मतलब ये वीडियो आप कंटिन्यू करना चाहें तो करें, वरना इसको यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि ये स्टोरी काफी सैड है। और मैंने आपसे कहा ना, टॉपिक पीडोफिलिया है, जो बहुत ही एक कोल्ड किस्म का भयानक सा टॉपिक है। तो आपकी मर्जी है, ये वीडियो आपको देखनी है तो देखिए। देखिए, ये नॉवल नबोकोव के एक अजीम शाहकार है। यानी कि नबोकोव एक रशियन एरिस्टोक्रेट था। पहले ये रशिया में रहता था, इसने रशियन जबान में बहुत सारे नॉवेल्स लिखे। फिर उसके बाद ये अमेरिका आ गया और अमेरिका आने के बाद इसने इंग्लिश जबान में नॉवेल्स लिखे। और जब नबोकोव जिंदा था तो इंग्लिश प्रोज का सबसे बड़ा राइटर समझा जाता था। यानी मैंने किसी भी नॉवल में इससे ज्यादा म्यूजिक और रिदम नहीं देखा। ओनली एक्सेप्शन इज यूलिसीज का, जो जेम्स जॉयस की यूलिसीज है ना, वो एक एक्सेप्शन है, उसमें बहुत म्यूजिक है। उसके बाद अगर सबसे बेहतरीन इंग्लिश प्रोज, यानी हम 18th 19th 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन इंग्लिश प्रोज जो लिखा गया वो लिखा गया इस नॉवल में, नबोकोव के इस अजीम नॉवल में, लॉलिटा में। देखिए, आर्ट से हम ये नॉवल क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, आर्ट से मुतालिक दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट एंजॉय करना चाहिए, उसकी यानी उससे एसोसिएट नहीं होना चाहिए। आपको आर्ट की तरफ ये सोच के अप्रोच नहीं करना चाहिए कि आपको इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा, या आपको इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए, या आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो अपने आप को किसी कैरेक्टर से एसोसिएट ना कर दें। आप सिर्फ उसकी जो क्रिएशन है उसको एंजॉय करेंगे, किन फेजेस से गुजर के उसने ये आर्ट क्रिएट किया है, उसकी जो एस्थेटिक्स हैं उसको एंजॉय करें। दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है नहीं भाई, आर्ट में सबक होना चाहिए, आर्ट में टीचिंग होनी चाहिए, आर्ट में रेजिस्टेंस होनी चाहिए, आर्ट का एक मकसद होना चाहिए। और ये दोनों किसी हद तक सही हैं। नबोकोव जो था वो पहली कैटेगरी से बिलोंग करता था। वो कहता था आप आर्ट को फॉर द सेक ऑफ आर्ट एंजॉय करें। आप ये नहीं देखेंगे वो किस टॉपिक पे लिखा है, मतलब आप उससे इमोशनली अटैच ना हो। आप सिर्फ उसको ये देखिए कि मैंने कैसा नॉवल लिखा है, उसकी एस्थेटिक्स देखिए, उसमें म्यूजिक देखिए, उसमें रिदम देखिए, उसकी प्रोज की ब्यूटी देखिए। तो अगर हम ये चीजें देखें, सिर्फ उसकी एस्थेटिक्स देखें, उसकी म्यूजिक देखें, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक मौजा है। ये बहुत प्यारा लिखा हुआ नॉवल है। यानी मैं आपको इसकी पहली लाइन सुनाता हूं, आप देखिए इसमें म्यूजिक कितनी है। लॉलिटा, लाइट ऑफ माई लाइफ, फायर ऑफ माई लॉइन्स, माई सिन, माई सोल, लॉलिटा। तो मतलब बहुत म्यूजिक है इस नॉवल में। इस नॉवल में बहुत सारे फ्रेंच रेफरेंसेस भी हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है कि आप ये नॉवल पढ़ ही ना सकें। यानी कि अगर आप इसका ये जो एनोटेटेड वर्जन जो मेरे पास है, इस तरह का कोई अगर आप एनोटेटेड वर्जन ले लें तो आपको वो सारे जो रेफरेंसेस हैं वो समझ में आ जाएंगे। इतने ज्यादा रेफरेंसेस नहीं है कि बुक इंपॉसिबल हो जाए। जैसे यूलिसीज पढ़ना इंपॉसिबल है एक आम आदमी के लिए, जैसे गोएटे का फाउस्ट है, वो मेरे लिए तो पढ़ना इंपॉसिबल है। मैं बहुत दफा कोशिश कर चुका हूं, शायद 10-15 साल बाद बुक्स पढ़ते पढ़ते उस लेवल पे पहुंच जाऊं कि मैं पढ़ लूं फाउस्ट। हालांकि मैंने मार्लो का फाउस्ट पढ़ा हुआ है, मतलब फाउस्ट की कहानी मैं जानता हूं कि उसने अपना सोल बेच दिया था। वो कहानी तो पुरानी है, वो जर्मन लोक दास्तान है, लेकिन आप गोएटे का फाउस्ट नहीं पढ़ सकते, वो इतना मुश्किल है। तो ये इतना मुश्किल नॉवल नहीं है। ये नॉवल पब्लिश करने में इसको बहुत मुश्किल हुई,
क्योंकि इतना अजीब सा टॉपिक है पीडोफिलिया पे, कौन पब्लिशर बुक छापेगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लिटरेरी सर्कल्स में एक बिलीफ ये भी है कि फिक्शन जो होता है ना वो ऑटोबायोग्राफी होती है। रूसो भी ये कहता था, क्योंकि यार आप अब जिस तरह इस नॉवेल में ये लोलिटा के बारे में लिखे जाएगा, उसके हाथ ऐसे हैं, उसके पांव ऐसे हैं, उसके नाक ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं, उसके, तो भाई आप ये सब चीजें शायद सोचते रहे हो ना, तभी तो आप लिख रहे हो। यानी आप कितना अपने आप को डिटैच कर सकते हैं अपनी क्रिएशन से, ये भी तो एक सवाल है ना। तो ये टॉपिक पीडोफिलिया पे, अमेरिका में तो इसको किसी पब्लिशर ने ये बुक छापने नहीं दी। फिर ये फ्रांस गया, वहां पेरिस में एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ने ये बुक छापी, बहुत ही क्वाइटली छापी। लेकिन शुरू में तो सबने, अमेरिका में भी बैन थी, इंग्लैंड में भी बैन थी, इंडिया में भी बैन थी। इंडिया में थोड़ी सी लेट पहुंची, लेकिन इंडिया में नेहरू साहब ने फिर इसको अलाउ कर दिया। नेहरू साहब ने कहा मैं पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने रियलाइज किया कि ठीक है इसका टॉपिक ऑड है, लेकिन ये तो लिटरेरी मास्टरपीस है, ये ब्यूटीफुल प्रोज है, मतलब इसको तो, ये कोई पोर्नोग्राफिक नॉवेल नहीं है, ये पढ़ना चाहिए, ये एक लिटरेरी मास्टरपीस है। एक नोबोकॉव ने सारी जिंदगी सारे पब्लिशर्स के साथ एक शर्त ये रखी थी कि जब भी ये नॉवेल पब्लिश होगा इस पर किसी लड़की की तस्वीर नहीं लगी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर जब ये नॉवेल पब्लिश होता है या इस पर मूवीज बनती हैं तो उसमें छोटी लड़कियों की तस्वीर दिखाई जाती है। बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ नॉवेल है, बोलते हैं मैजिक विद वर्ड्स है इसमें। और आप किसी भी 100 ग्रेटेस्ट नॉवेल्स की लिस्ट उठा लीजिए, उसमें ये नॉवेल लाजमी होता है। इस नॉवेल में 4 कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली मेन कैरेक्टर्स। एक तो हम्बर्ट है जो ये कहानी सुना रहा है, बेसिकली वो बता रहा है कि क्या हुआ था, ये उसका कन्फेशन है, ये उसका बयान है कि भाई ये हुआ था। तो हम्बर्ट पूरी कहानी सुनाएगा, ये मेन कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर है लॉलिटा, जिसका नाम है डोलोरेस हेज, और ये वो लड़की है जिस पर वो आशिक हो जाता है और उसका रेप करता है, जो भी वो, मैं आपको कहानी पूरी सुनाऊंगा। तो पहला कैरेक्टर हम्बर्ट, दूसरा कैरेक्टर डोलोरेस हेज या लॉलिटा, और तीसरा कैरेक्टर शार्लेट जो लॉलिटा की माँ है, जिसके घर किराए पे हम्बर्ट रहेगा। और चौथा कैरेक्टर क्विल्टी है। क्विल्टी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये 4 कैरेक्टर हैं। इस नॉवेल में एक फिलोसॉफिकल थीम को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है, बहुत ज्यादा दिखाया गया है। वो फिलोसॉफिकल थीम है सॉलिप्सिज्म। तो मैं आपको सॉलिप्सिज्म के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, फिर इस नॉवेल की समरी में आपको सुनाऊंगा। देखिए, सॉलिप्सिज्म कहते हैं एक ऐसे फिलोसॉफिकल बिलीफ को कि सिर्फ मैं एग्जिस्ट करता हूं और कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, या मैं यकीन से नहीं कह सकता कि और चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। ये जो मॉडर्न फिलॉसफी शुरू हुई थी ना डेकार्ट के बाद से, चाहे ये ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट हो चाहे यूरोपियन रैशनलिस्ट हो, ये सारे सॉलिप्सिस्ट थे। यानी, और खास तौर पे ये जो ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट थे, ये डेविड ह्यूम और ये बिशप बर्कले, ये तो पक्के सॉलिप्सिस्ट थे। यानी ये कहते थे कि हम रियलिटी को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते। यानी कि जैसे ये पानी का गिलास है, तो मैं इसको डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूं, इस पानी के गिलास का परसेप्शन मेरे दिमाग में बन रहा है, मैं उस परसेप्शन को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, मैं रियलिटी को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूं। तो मैं यकीन से नहीं कह सकता हूं कि यह गिलास है कि नहीं है, मैं सिर्फ यह जानता हूं कि मैं हूं। समझ रहे? ये सारे जो बड़े फिलोसोफर्स थे ना, ये एंटी रियलिस्ट थे। यानी ये कहते थे, ये सॉलिप्सिस्ट थे, ये कहते थे कि हम रियलिटी को डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तभी तो जो लोग हेलुसिनेशन में जाते हैं, आप जब ख्वाब देखते हैं आपको नहीं पता होता कि आप डायरेक्ट रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, तो क्या गारंटी कि इस वक्त हम ख्वाब देख रहे हैं? इसको बोलते हैं सॉलिप्सिज्म। जैसे जो लोग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस बेचारे फेस कर रहे होते हैं, किसी को कुछ दिखाई दे रहा होता है जो नहीं होता है, किसी को कुछ सुनाई दे रहा होता है जो नहीं होता है, और उनको असली लग रहा होता है। जैसे वो वर्जीनिया वुल्फ थी बेचारी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो उसने कहा नहीं, मैंने एक जंग देख ली, मैं दूसरी जंग नहीं देख सकती हूं भाई। देखिए, मैंने आपको ट्रिगर वार्निंग पहले दे दी थी, तो ये वीडियो थोड़ी सी डार्क हो सकती है। तो वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, उसने अपने शौहर को जो अपना सुसाइड नोट लिखा, उसमें उसने लिखा कि भाई अब आवाजें बहुत तेज हो गई हैं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसने जाके अपनी
जेब में पत्थर शत्तर डाले और जाके उसने समंदर दरिया में छलांग मार ली। तो क्योंकि आप अपने परसेप्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, रियलिटी को डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करते, तो इसलिए इसको बोलते हैं साइलॉप्सिज्म, यानी कि सिर्फ मैं एग्जिस्ट करता हूं, बाकी रियलिटी के बारे में मुझे नहीं पता। तो इस नॉवेल में ये जो हम्बर्ट है, जब अपनी कहानी सुनाएगा, कहेगा कि मैंने लॉलिटा को सॉलिपसाइज कर लिया, यानी मेरे लिए सिर्फ लॉलिटा एग्जिस्ट करती है। तो ये इस सॉलिपसिज्म की थीम को ये बड़ा एक्सप्लॉइट करेगा। तो अच्छा, हम्बर्ट साहब जो हैं, इनको पीडोफीलिया की बीमारी है, बीमारी कह लें, या ये जहनी मरीज हैं पीडोफीलिया के। इनको 9 साल से लेके 12 साल तक की, 13 साल तक की जो लड़कियां हैं, ये बहुत पसंद आती हैं। उनका नाम इन्होंने निम्फेट रखा है, ये इसको निम्फेट बोलता है। ये लफ्ज नबोकोव ने इंग्लिश जबान में इंट्रोड्यूस करवाया है। अब तो खैर सब लोग ये लफ्ज यूज करते हैं। तो नॉवेल की कहानी इस तरह से शुरू होती है कि एक साइकाट्रिस्ट है जो कहता है कि मुझे एक आदमी हम्बर्ट ने अपनी जिंदगी की कहानी लिख के भेजी है, अपना कन्फेशन लिख के भेजा है। वो जेल में था, उस पर कोई ट्रायल चल रहा था और वो मर गया, और उसने मुझे ये अपनी कहानी लिख के भेजी है। और उसने कहानी में नाम चेंज कर दिए हैं और तारीखें चेंज कर दी हैं, और उसने प्लेसेस के नेम्स, होटल्स के नेम्स, ये सब चेंज कर दिए हैं, ताकि जिन लोगों की ये कहानी है उनको आप आइडेंटिफाई ना कर सकें। यानी नाम उसने झूठ इस्तेमाल किए हैं, बहुत सारी नाउन्स चेंज कर दिए हैं। लेकिन हम्बर्ट ने जब ये मुझे कहानी भेजी तो जेल में उसका ट्रायल होना था, वो ट्रायल से पहले ही मर गया। और दूसरा, जिस लड़की की ये कहानी है लॉलिटा की, वो भी अपना जब बच्चा पैदा करते वक्त उसका भी इंतकाल हो गया, और उसकी माँ जो थी शार्लेट, वो भी मारी जा चुकी है। तो ये तीनों ही मर चुके हैं, इसलिए ये कहानी अब हम पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि इसके सारे कैरेक्टर्स जो मर चुके हैं। हालांकि हम्बर्ट ने कहा था 50 साल से पहले ये पब्लिश नहीं करना, लेकिन सारे कैरेक्टर मर गए। मतलब उसने ये कहा था कि जब तक लॉलिटा ना मरे ये पब्लिश नहीं करना, लेकिन अब तो 50 साल हो गए ना, सॉरी, अब तो वो मर गई, तो अब तो पब्लिश कर सकते हैं। तो इसलिए हम्बर्ट साहब की ये कहानी पब्लिश हो रही है, और हम्बर्ट ये पूरी कहानी सुनाएंगे कि क्या हुआ था। तो हम्बर्ट यहां से अपनी कहानी शुरू करते हैं कि जनाब, मैं पेरिस में पैदा हुआ 1910 में। मेरी माँ इंग्लिश थी, मेरा बाप स्विस था। मेरी माँ का इंतकाल हो गया जब मैं 3 साल का था, एक कार एक्सीडेंट में। मेरा सारा बचपना फ्रांस में गुजरा, और जब मैं 8-10 साल का था मुझे एक लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम था एनाबेल। और फिर ये बताता है कि एनाबेल ऐसी है, एनाबेल वैसी है, और फिर हम ये बताता है कि इसने एनाबेल के साथ सेक्स करने की कोशिश करी बहुत दफा। ये 10-12 साल का होगा, एनाबेल 10 साल की होगी, और बीच पर जाके करने की कोशिश करी, लेकिन कह रहे हम कभी भी कामयाब नहीं हो सके। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, हर दफा हम मतलब कामयाब नहीं हो सके। तो ये समझता था कि मेरा जो लव था वो फिजिकली अनफुलफिल्ड रहा। खैर, फिर ये कहता है कि एनाबेल को टाइफस हुआ और वो मर गई। और फिर उस वक्त से लेके अब तक, यानी अब 24 साल हो चुके हैं, कह रहा है कि मेरे दिमाग में एनाबेल ही घूमती रहती है। वो जो उस उम्र की लड़कियां होती हैं 9 से 12 साल तक की, बस मुझे वही लड़कियां पसंद आती हैं। निम्फेट्स कहता है ये उनको, ये लफ्ज इसने इंट्रोड्यूस कराया इंग्लिश जबान में। और कहता है कि, और फिर ये उसी जगह पे जाने की कोशिश करता है जहां पर इस उम्र की बच्चियां होती हैं, स्विमिंग पूल्स में, स्कूलों में, और इस तरह। बस इस उम्र की लड़कियों को ये निम्फेट बोलता है, और इसकी एक फैसिनेशन है इस उम्र की लड़कियों से। देखिए, नबोकोव पे बहुत इल्जाम लगाया गया कि इसने नॉवेल क्यों लिखा, ये बड़ी गलत थीम पर है। मैं समझता हूं कि इस नॉवेल ने लोगों को इस टॉपिक से सेंसिटाइज किया, लोगों को बताया कि इस तरह के दरिंदे हमारे माशरे में रहते हैं, हमें ज्यादा विजिलेंट होना चाहिए अपनी बच्चियों को बचाने के लिए। तो मैं तो समझता हूं इसने सेंसिटाइज करके अच्छा किया। खैर, फिर ये बताता है कि निम्फेट किसे कहते हैं, वो बच्चियां 9 से 12 साल तक में उनकी बॉडी में क्या तब्दीलियां आती हैं, उनके प्यूबिक हेयर कब निकलते हैं, ब्ला ब्ला, पूरी डिटेल्स में जाता है ना। अच्छा जनाब, और ये बताता है कि यार सिर्फ मैं थोड़ी हूं, दांते की जो बियाट्रीचे थी वो भी 9 साल की थी। दांते वो जो इटालियन शायर था, बहुत बड़ा इटालियन शायर था जिसने डिवाइन कॉमेडी लिखी थी। दांते ने अपनी हर नज़म में बियाट्रीचे का, बल्कि वो जन्नत का जो सफर किया बियाट्रीचे के साथ किया उसने। वो बचपन की गर्लफ्रेंड थी उसकी, भूला नहीं उसको। एडगर एलन पो जो अमेरिकन पोएट था, वो भी, उसकी जो लॉरिन थी वो भी 10 साल की थी। और भी बोलता है कि पता नहीं कितने कल्चर में 8 साल में 10 साल में लड़कियों के साथ शादी कर ली जाती है। मुझे पता नहीं इतना बुरा क्यों समझते हैं।
और फिर ये भी बताता है कि यानी कि ये प्रोस्टिट्यूट्स के पास भी आता जाता रहा। और एक और ये बात बताता है अपने बारे में हम्बर्ट अपनी कहानी सुनाते वक्त कि मैं मेंटल इंस्टीट्यूट्स में भी आता जाता रहता हूं, यानी इसको कुछ इंसैनिटी के पीरियड्स आते हैं, कभी ये इसका दिमाग पलट जाता है, पागल हो जाता है, तो फिर ये बड़ा पासिंग सारे मार्क इसने लिखा है कि ये पागलखाने में भी होके आता जाता रहा है। ये कहता है जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक स्पाई बनूं, एक जासूस बनूं। और फिर इसने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद ये एक स्कूल में फ्रेंच टीचर लग गया, उसके बाद ये ट्रांसलेटर लग गया और एकेडमिक एडिटिंग वगैरह करने का इसने काम शुरू कर दिया। और इसी वजह से ये जो अपनी ये जो कन्फेशन लिख रहा है हम्बर्ट, अपनी जो बयान लिख रहा है हम्बर्ट, इसमें बहुत ज्यादा फ्रेंच यूज करेगा, क्योंकि ये एक फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक है, फ्रेंच बुक्स की ट्रांसलेशन करता है। अच्छा, हम्बर्ट अपने बारे में ये जरूर अपनी पूरी बुक में लिखेगा कि मैं बहुत खूबसूरत हूं और सारी लड़कियां मुझ पे मरती हैं, और ये बहुत दफा लिखेगा ये। अच्छा, फिर हम्बर्ट साहब कहते हैं कि फिर जब मैं हुआ तो फिर मैंने एक लड़की से शादी करी, उसका नाम वलेरिया था। वलेरिया की बहुत बुराइयां लिखेगा पूरी कहानी में। उसको बोलेगा शी वॉज शॉर्ट लेगेड, बिग ब्रेस्टेड, प्रैक्टिकली ब्रेनलेस बाबा। और वो कहता है उसने मुझे अपनी उम्र भी झूठ बताई थी, और खैर वो कह रहा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसकी बहुत बुराइयां लिखेगा। उसके बाद ये लिखता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई और मेरा कोई जानने वाला जो था वो अमेरिका में इंतकाल हो गया, उसने बहुत सारे पैसे छोड़े मेरे लिए, तो मैंने सोचा कि मैं अमेरिका जाने की प्लानिंग करता हूं। तो वलेरिया के डॉक्यूमेंट्स में कुछ मसला भी आ रहा था, लेकिन अचानक से फिर वलेरिया एक दिन मेरे पास आई और उसने मुझे बोला कि भाई मेरी जिंदगी में तो कोई और आ गया, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूं। कह रहा है मेरी तो समझ में नहीं आया। खैर मैंने कहा मिलवाओ मुझे उससे, कौन है? तो कह रही हम उस वक्त ये लोग टैक्सी में बैठे होते हैं, तो कहती है वो जो टैक्सी वाला है ना, यही है मेरा बॉयफ्रेंड, ये रशियन है। खैर वो वलेरिया और ये लोग इसके घर आते हैं, वलेरिया अपना सामान पैक करती है, ये दिमाग में सोचता है कि कत्ल कर देता हूं इन दोनों को, लेकिन फिर कहता है नहीं यार कैसे करूंगा, बचूंगा नहीं, पकड़ा जाऊंगा, और ये वो खैर ये छोड़ देता है उनको। तो वलेरिया अपना सामान लेके चली जाती है। फिर ये पीछे से लिखता है कि यार वो ऐसा जाहिल आदमी था, वो वॉशरूम यूज किया उसने, फ्लश भी नहीं किया, और खैर वलेरिया को ये डिवोर्स कर देता है। डिवोर्स की वजह से इसका अमेरिका जाना थोड़ा सा डिले हो जाता है, और ये उसके मियाँ के लिए उसका नया बॉयफ्रेंड होता है जो टैक्सी चलाता है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करता है मिस्टर टेक्सोविच क्योंकि इसको उसका नाम याद नहीं होता है। खैर ये बताता है कि फिर वो डिवोर्स हो जाती है और ये उसको छोड़ देता है, ये अमेरिका आ जाता है। और फिर इसको कुछ अरसे के बाद पता चलता है कि वलेरिया जो है वो मर गई। वो जब अपना बच्चा पैदा कर रही थी तो उस चाइल्ड बर्थ के दरमियान वो उसका इंतकाल हो गया। खैर ये कहता है कि फिर मैं अमेरिका आ गया। ये अपनी कहानी सुना रहा है, और कहीं कहीं पे ये अपने आप को मिस्टर हम्बर्ट भी बोलता है, यानी फर्स्ट पर्सन में तो कहानी सुना रहा है और थर्ड पर्सन में अपना नाम भी ले लेता है। यानी जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं जा रहा हूं और अली ने दरवाजा खोला, भाई ये बोलो ना मैं जा रहा हूं, मैंने दरवाजा खोला, तो कहीं कहीं पे ये अपने आप को मिस्टर हम्बर्ट भी बोलना शुरू कर देता है। कहीं कहीं पे ये डियर रीडर भी बोलना शुरू कर देता है, रीडर मेरे पढ़ने वालों, जैसे नबोकोव अपने रीडर से बात कर रहा है। ये एक बड़ा स्ट्रेंज लिटरेरी मैकेनिक है, यानी कि जैसे आप स्टेज पे काम करते करते सामने वाले ऑडियंस से बात करना शुरू कर दें, इसको ब्रेकिंग द वॉल बोलते हैं, तो ये एक तरीके से ब्रेकिंग द वॉल, नबोकोव डियर रीडर, फिर मैंने ये किया। अच्छा, ये अपनी कहानी नरेट कर रहा है, लेकिन ये एक अनरिलायबल नरेटर है। लेकिन बहुत सारी कहानियां इस तरह से लिखी जाती हैं कि नरेटर पे आप रिलाय नहीं कर सकते। वो कहानी तो सुना रहे हैं अपनी, बता रहे कि क्या हुआ था, शुरू से बता रहा था कि उसका और ललिता का क्या मामला है, पूरी कहानी सुनाएगा, लेकिन ये अनरिलायबल नरेटर है। शार्लेट भी मर चुकी है, ललिता भी मर चुकी है। अब आप इस पे कितना रिलाय करते हैं ये रीडर की अपनी उस पर है, मर्जी पर है, क्योंकि ये तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा ना, जो इसने जुर्म किए थे उनको छुपाने की कोशिश करेगा। तो ये एक अनरिलायबल नरेटर है। खैर ये बताता है कि मैं फिर अमेरिका आ गया, जिस घर में इसको किराए पे लेना था जो घर, वो जल गया। फिर ये दूसरे घर की तलाश में निकला, एक इसको लॉजिंग के लिए जगह नजर आई जो शार्लेट की थी। वो जगह इसको खैर बहुत बुरी लगी, इसने वो देखा, ऊपर विजिट किया अपना कमरा, इसने कहा नहीं मैं तो ये नहीं लूंगा। लेकिन जब वो बिल्कुल दरवाजे से निकलने वाला था तो वो उसने देखा कि वहां पर एक छोटी लड़की लॉलिटा, जिसका नाम डोलोरेस हेज है, वो सन बेदिंग कर रही है। अब इसको तो उसी उम्र की लड़कियां इसके तो दिमाग में, अब ये उसको देखता रह जाता है, और फिर ये डिसाइड करता है कि नहीं मैं इसी घर में रहूंगा। ये कहता है मुझे मेरी एनाबेल मिल गई, 24 साल के बाद मुझे मेरी एनाबेल मिल गई, और इसको ललिता में अपनी एनाबेल नजर आना शुरू हो जाती है।
और ये शार्लेट को बोलता है कि ठीक है मैं इसी कमरे में किराए पे रहूंगा। तो ये इस घर में किराए पे रहना शुरू कर देता है। अब हम्बर्ट बताता है कि जनाब, और ये फिर ये कहता है शी इज अ परफेक्ट निम्फेट, जिस तरह की लड़कियां इसको पसंद होती हैं। फिर उसकी बताता है कि उसके शोल्डर्स ऐसे हैं, उसके हाथ ऐसे हैं, उसके पाँव ऐसे हैं। फुल लॉलिटा की तारीफें लिखता है और इसको लगता है कि जैसे एनाबेल एक दफा फिर री इनकारनेट हो गई। खैर अब ये इनके घर में रहना शुरू कर देता है। अब ये बहाने बहाने से कोशिश करता है कि किसी तरह से लॉलिटा को टच करे। कभी उसके हाथ पे हाथ लगा देता है, कभी उसके साथ जोक करके हग कर लेता है उसको, कभी बाहों पे हाथ लगा देता है, कभी उसके बालों को टच कर लेता है। कि बहुत सारे वाकयात लिखे हैं इसने। फिर उसकी माँ बोलती है कि यार तुम इसको होमवर्क भी करा दिया करो, तुम तो इतने पढ़े लिखे हो। तो और इसको बहाने मिल जाते हैं लॉलिटा के करीब आने के। ये अपने कमरे का दरवाजा खुला रखता है ताकि लॉलिटा इसको भी घर का एक हिस्सा समझे और आती जाती रहे। ये कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि लॉलिटा जो है वो बहुत ज्यादा शर्मीली नहीं है, उसको थोड़ा बहुत आइडिया था कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि वो मैगजीन्स वगैरह पढ़ती रहती थी, फिल्में देखती रहती थी, तो इतनी भी शर्मीली नहीं थी। एक दो बार मैंने जब उसको टच किया तो शायद कह रहे मैंने फील किया कि उसको कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो पीछे हटी हो। खैर कह रहे कि मैं ऊपर अपने कमरे में होता था लेकिन मेरे कान हर वक्त नीचे लगे रहते थे कि क्या हो रहा है। अच्छा अब शार्लेट जो माँ है वो खाना बना रही होगी, अब लॉलिटा नहा रही होगी, अब लॉलिटा ये कर रही होगी, अब लॉलिटा ने यूं किया होगा। तो कह रहे कि हर वक्त मैं बस लॉलिटा की आवाजें सुनता रहता था। अब ये कहता है कि एक दफा हम लोग बीच गए, तो बीच पर कह रहा है मेरे दिमाग में ये था कि मैं लॉलिटा से करीब हूंगा। वो माँ ने लॉलिटा को दूर भेज के शार्लेट जो उसकी माँ थी वो इसके करीब आने लगी। तो ये बड़ा हैरान हुआ कि ये माँ क्यों करीब आ रही है। अच्छा अब यहां पर इसने एक बहुत ही डिप्रेसिंग सा सीन लिखा है, लेकिन लिखा इतना प्यारा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने बहुत प्रोज पढ़ा है, इससे अच्छा प्रोज मैंने नहीं पढ़ा। अब ये क्या करता है कि माँ खाना बना रही होती है, दूसरे कमरे में ये और लॉलिटा टीवी देख रहे होते हैं। तो ये लॉलिटा को अपने से करीब कर लेता है और चिपका देता है, उसका जोक शुरू कर देता है, गाना गाना शुरू कर देता है। यानी कि बच्ची को पता नहीं चलता लेकिन ये उसके साथ उसको रब करना शुरू कर देता है। और मतलब ये गाना गा के आ कह रहे मैंने इस तरह के गाना गा के ताकि उसको अंदाजा ना हो कि मैं क्या कर रहा हूं, और मैंने इतनी देर उसको अपने आप से चिपका लिया कि मेरा काम हो गया। और कहता है बड़ा खुश होता है कि चलो माँ को भी पता नहीं चला, बच्ची को भी पता नहीं चला, तो किसी का कुछ भी नहीं हुआ, सबने कपड़े तो पहने ही हुए थे ना, किसी को क्या हुआ, किसी कुछ भी नहीं हुआ, अपना मैंने काम कर लिया। ये बड़ा अच्छा सीन लिखा उसने। अब ये भी बताता है कि लॉलिटा की और उसकी माँ की बनती नहीं थी, हर वक्त लड़ाई रहती थी। अच्छा फिर एक दिन जो शार्लेट है, जो लॉलिटा की माँ है, वो कहती है कि जनाब मैं लॉलिटा को समर कैंप में भेज रही हूं 2 महीने के लिए, और मैंने लॉलिटा को ये बता दिया कि तुम भी इस प्लान में इन्वॉल्व हो क्योंकि वो तुम्हारी जरा ज्यादा सुनती है, तुम पढ़े लिखे हो। अब हम्बर्ट को ये आइडिया पसंद नहीं आता है। ये कहता है कि यार ये क्या बात हुई यार, 2 साल के लिए समर कैंप में भेज रही हो, 2 साल के लिए भेज रही होती है। वो कहता है कि एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, ये तो कुछ सालों के बाद तो ये निम्फेट नहीं रहेगी। वो जो बच्ची है जिसको पसंद होती है 10 से 12 साल की, सॉरी मेरा ख्याल है 2 महीने के लिए भेज रहा होता है, 2 महीने के लिए भेज रही होती है। तो कहता है 2 महीने, आप 2 साल में से 2 महीने निकाल दोगे तो इतने सारे दिन निकल जाएंगे। मैं तो ये तो एक दिन भी लॉलिटा के बगैर गुजारना इसके लिए तो मुश्किल होता है। वो कह रहा है कि तुम हमेशा हमेशा के लिए ये सोचता है कि 2 महीने मेरे से ले लोगी, लॉलिटा के 2 महीने मेरे से कम हो जाएंगे, 3-4 साल तो रहते हैं, फिर तो ये 15 साल की हो जाएगी। अच्छा जी एक दिन खैर वो उसको भेज देते हैं। तो एक दिन ये घर पे बैठे होते हैं, हम्बर्ट साहब को एक खत मिलता है जो शार्लेट ने लिखा होता है, और शार्लेट जो लॉलिटा की माँ है वो इसको बोलती है कि भाई मैं तुमसे प्यार करती हूं और मुझे। अच्छा लॉलिटा अपनी माँ को बोल के जाती है कि तुम मुझे यहां से घर से इसलिए निकाल रही हो कि तुम इसके साथ करीब हो सको, मुझे पता है। अच्छा खैर माँ खत लिखती है। अब ये हम्बर्ट को खत मिलता है कि जी या तो मेरा घर छोड़ दो या मुझसे शादी कर लो। हम्बर्ट को बहुत बुरा लगता है, हम्बर्ट को तो पसंद ही नहीं थी शार्लेट। अब ये कहता है कि यार ये क्या बात हुई, लेकिन फिर ये सोचता है कि यार इससे अच्छा तो मौका हो ही नहीं सकता, मैं लॉलिटा से और इससे ज्यादा तो करीब हो ही नहीं सकता। अगर मैं उसका स्टेप फादर बन जाऊंगा
फिर तो मुझे एक तरीके से लाइसेंस मिल जाएगा, कभी मैं उसको हक करूंगा, कभी मैं उसको किस करूंगा, मैं ललिता के करीब रह सकूंगा। खैर ये शार्लेट से शादी कर लेता है। अब ये कहता है कि शार्लेट बहुत अच्छी बीवी साबित हुई, यानी वो नहीं होती औरतें जो अपने शौहर को खुदा समझती हैं, और कह रहा है कि बहुत मुझसे प्यार करती थी। और अब ये शार्लेट को एक ऑब्स्टिकल समझता था कि यार मेरे और ललिता के बीच में एक तरीके से तो ये ऑब्स्टिकल है। फिर वो कहता है कि शार्लेट जो है वो कहती है कि हम लोगों को बच्चा करना चाहिए। अब ये बिल्कुल शार्लेट में तो इंटरेस्ट ही नहीं है इसका, लेकिन ये कहता है कि यार ये सोचता है कि हाँ जब बच्चे के टाइम पर ये 2-3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहेगी तो मुझे ललिता के साथ टाइम मिल जाएगा। इसके दिमाग में बस ऐसी सोचें आती रहती हैं। और ये क्या करता है कि शार्लेट को नशे में रखता है, यानी उसको दवाइयां देता रहता है, मुख्तलिफ नशे की दवाइयों से उसका एक्सपेरिमेंट करता रहता है, क्योंकि ये प्लानिंग कर रहा होता है। असल में ये चाह रहा होता है कि सब कुछ खामोशी से हो जाए, जब ललिता वापस आए मैं इसको ड्रग कर दूं, माँ को भी पता ना चले, बेटी को भी पता ना चले, दोनों ड्रग की हालत में, और मैं अपना जो फायदा उठाना है मैं उठा लूं, ताकि किसी को पता ना चले और मैं अपना काम कर लूं। तो ये शार्लेट को मुख्तलिफ ड्रग्स देकर उसके ऊपर टेस्टिंग करता रहता है। एक दिन ये लोग बीत जाते हैं तो इसके दिमाग में आता है कि किसी तरह शार्लेट को मैं डुबो के मार दूं। शादी तो हो चुकी है, बीवी मर जाएगी, तो कहता है वो जब भी वो ललिता आएगी तो मैं उसका स्टेप फादर हूं, मेरे पास ही आएगी। लेकिन खैर वो देखता है दूर कुछ लोग खड़े हैं तो मारता नहीं है। फिर एक दिन शार्लेट को वो डायरी मिल जाती है। ये हम्बर्ट जो है ये एक डायरी लिखता है, और उसमें शार्लेट की वो बुराइयां लिखता है और ललिता की वो जो उसके इरादे होते हैं ललिता के साथ करने के, और जो शार्लेट की बुराइयां होती हैं। ये तो बड़ी हैरान होती है। जो शार्लेट होती है वो कहती है कि लो इसके दिमाग में ये चल रहा है, ये तो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है, तो मेरी बच्ची के साथ। खैर वो लेटर्स वगैरह लिखती है और अपने दोस्तों के लिए और पुलिस के लिए, और वो घर से बाहर जाती है लेटर पोस्ट करने, इतने में गाड़ी आती है और इसको हिट करती है और शार्लेट जो है वो मर जाती है। अब ये क्लियर नहीं है कि ये कत्ल हम्बर्ट ने करवाया है या नहीं करवाया है। मेरा ख्याल से तो यह है कि करवाया है, लेकिन वो एक अनरिलायबल रीडर है, क्लियरली नहीं लिखा कि उसने करवाया है। लेकिन मेरा ख्याल है, जहां तक मैंने ये बुक पढ़ी है, मुझे तो ऐसे ही लगा कि हम्बर्ट ने ये कत्ल अरेंज करवाया था शार्लेट को रास्ते से हटाने के लिए। बस फिर शार्लेट मर जाती है। अब सिर्फ हम्बर्ट होते हैं। ये ललिता के स्कूल जाते हैं, जो बोर्डिंग स्कूल होता है, वहां से ललिता को लेते हैं, और फिर ये घर आने के बजाय ये ट्रैवलिंग पे निकल जाता है। ये 2 साल के लिए शहर शहर घूमना, क्योंकि वापस इस इलाके में आता तो लोग सवाल पूछते हैं, यहाँ पे लोग ललिता को भी जानते हैं, यहाँ पे लोग हम्बर्ट को भी जानते हैं, यहाँ पर लोग फिर मशवरे देते कि कस्टडी ले लो, गार्डियन बन जाओ, 50 चीजें होती। तो ये ललिता को लेके शहर शहर घूमने निकल जाता है ट्रैवलिंग पे। और ये कहता है कि मैंने ये जानने की भी कोशिश नहीं करी कि कस्टडी के क्या लॉज हैं, कौन से शहर में क्या है क्या नहीं है। कह रहे मैं और ललिता बस होटलों में घूमते थे। ललिता की उम्र इस वक्त 12 साल और 7 महीने थी। कहता है कि गाड़ी में बैठ के कभी कभी वो मुझे ना सरकाज़म में डैड बुलाना शुरू कर दिया, और मुझसे पूछती थी कि तुम्हारा और मेरी अम्मी का चक्कर कैसे चला। और एक दिन कहता है कि हम लोग जा रहे थे लंबे सफर पे, तो मुझे बोलती तुमने अभी तक मुझे किस भी नहीं किया। यानी ये हम्बर्ट लिख रहा है कि ललिता हालांकि 12 साल 7 महीने की थी, लेकिन बहुत फ्लर्टी किस्म की लड़की थी। कह रहा है एक दिन हम लोगों ने पेट्रोल भरवा के हम लोग वापस आ रहे थे, तो मैंने गर्दन पे उसको एक किस कर दिया, तो मुझे बोल रही है कि डोंट ड्रूल ऑन मी यू डर्टी ओल्ड मैन, यानी कि मेरे पे अपनी राल ना टपकाओ। तो कह रहा है यार ये बड़ी खुली टाइप की लड़की थी, मतलब। तो ये ललिता को बताता नहीं है कि तुम्हारी माँ मर गई है। ये सिर्फ ये बताता है कि वो बीमार है और हम लोग हॉस्पिटल को विजिट करने जाएंगे। अच्छा, ये बताता है कि जब भी हम लोग होटल का कोई रूम बुक कराते थे तो मैं ललिता की उम्र 10 साल बताता था, छोटी बताता था, और फिर एक ही रूम बुक कराने में आसानी हो जाती थी। और फिर जान जान के ऐसे सवाल पूछता था कि अम्मी का फोन आया क्या, कब आ रही है, क्या बात हुई थी, यानी माँ का जिक्र करके ना, कि ताकि होटल वालों को थोड़ा सा एक सुकून हो जाए कि शायद कल इसकी माँ इनको ज्वाइन कर लेगी। और फिर ललिता पूछती है कि हम एक कमरे में क्यों सो रहे हैं, तो वो कहता है कि हम लोग गरीब हैं भाई, 2 कमरे के बहुत पैसे लग जाएंगे। फिर ललिता उसको बोलती है अगर हम एक कमरे में सोएंगे तो मेरी मां तुमसे तलाक ले लेगी।
उसके बाद ये जब ललिता को कहानी सुनाता है ना कि हम लोग गरीब हैं और एक ही कमरे में ठहर जाएंगे, तो ललिता उसको बोलती है कि मुझे बेवकूफ नहीं समझो, बोलती है मुझे पता है तुम्हारा इंसेस्ट का इरादा है। अच्छा, अब ये क्या करता है साहब, पहली रात जब ये होटल में सो रहे होते हैं ललिता के साथ, ये उसको ड्रग कर देता है। ड्रगिंग की तो उसने पहले से प्लानिंग की होती है कि ये दवाई खिलाऊंगा तो ये होगा, ये दवाई खिलाऊंगा तो ये होगा। ये उसको ड्रग कर देता है। अब वो पूरी रात बेहोशी नहीं होती, नींद में जाती है, नींद से उठती है, नींद में जाती है। बड़ा उसने लंबा सीन लिखा है, लेकिन कहता है यार मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि ये तो चाह रहा होता है कि खामोशी से सब कुछ हो जाए, कुछ पता ही ना चले, ललिता को पता ही ना चले कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, ड्रग करके कर दूं। खैर वो कहता है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ललिता जो थी वो डीप बेहोशी में गई नहीं। खैर फिर ये कहता है सुबह हुई, तो ये सुबह उसके बराबर में लेटा हुआ था। अब ललिता जो है इसको बताती है कि मैं तो पहले एक दफा सेक्स कर चुकी हूं, हमारे स्कूल में एक लड़का था जो जिसके साथ मैं और हम एक और लड़की थी, हम दोनों मिलके उसके साथ बहुत दफा सेक्स कर चुके हैं। और कह रहा है कि फिर ललिता ने ही मेरे साथ सेक्स इनिशिएट किया, और कह रहा है हमने पहली दफा फिर सेक्स किया। कह रहा है उसकी हरकतों से मुझे लगा कि शायद इसने किसी लड़के के साथ, शायद झूठ बोल रही है, ये शायद लड़कियों के साथ कुछ करती रही हो। खैर कहता है कि सुबह उठे, फिर रास्ते में दोबारा जो शहर सफर कर रहे थे, तो ये कहता है मैंने उसको बता दिया कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है। बस फिर ये ट्रैवलिंग करते रहते हैं, एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे होटल से तीसरे होटल। कह रहा है कि ललिता को रात को रोने की बड़ी आदत थी, तो कह रहा है कि भाई मुझे बड़ा खर्चा करना पड़ता था उसको खुश करने के लिए, बहुत टेंट्रम्स थ्रो करती थी, ये करती थी, वो करती थी, मुझे कभी ये खिलाओ, मुझे कभी, कह रहा है बहुत उसको खुश करने के लिए मैगजीन दिलाने पड़ते थे, कपड़े दिलाने पड़ते थे। कह रहा है मैं कोशिश करता था कि वो खुश रहे ताकि मुझे वो मिलता रहे जो मुझे चाहिए। खैर फिर ये ललिता को समझाता है कि देखो हमारे दरमियान जो भी मामला चल रहा है ये कभी किसी को नहीं बताना, कभी किसी पुलिस को नहीं बताना। और क्योंकि वो कभी कभी स्क्रीमिंग शुरू कर देती थी, चीखना शुरू कर देती थी, ये चाहिए वो चाहिए, तो वो डर गया कि यार किसी ने देख लिया, पुलिस आ गई तो पकड़ा जाऊंगा। तो इसको खैर इसको समझाता है कि देखो मैं तो जेल जाऊंगा 10 साल के लिए, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम किसके पास जाओगी, तुम्हारा ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, तुम्हारा तो कोई भी नहीं है, तुम किसके पास जाओगी, अभी तो कम से कम मैं हूं। तो ये उसको बड़ा डरा के रखता है। और इसको फिर ये कहता है कि ललिता को ना ये उन जगहों पे लेके जाता है जहां ललिता की उम्र की लड़कियां होती हैं, कि स्विमिंग पूल चलना है, हाँ चलो। फिर ये कहता है मैं वहां बैठ के ललिता को भी देखता रहता था, और जो दूसरी इस उम्र की लड़कियां होती हैं उनको भी देखता रहता था, टेनिस खेलने जाना हो, इस तरह की जगहों पे ले जाने में इसको बहुत मजा आता था। और कह रहा है कि वो 2 साल मेरी जिंदगी के बहुत जबरदस्त साल थे जो मैं सड़कों पे घूमता रहा। और कहता है कि मुझे मेरी नेम फिट मिल गई थी जो मुझे चाहिए थी। और कह रहा है उसको मैगजीन्स खरीदने की बहुत आदत थी। कह रहा है अब मेरे रीडर्स ये समझ रहे होंगे कि शायद अगर मैं ललिता को वो समंदर पे लेके चला जाता, बीच पे लेके चला जाता, जो मैं एनाबेल के साथ करना चाह रहा था, और अगर ललिता के साथ कर लेता तो शायद मेरी साइकोलॉजी में कुछ तब्दीली आ जाती। कह रहा नहीं, ऐसा नहीं है भाई, वो एक बचपन का मामला था, वो नहीं हुआ, लेकिन अब ये अलग मामला है। एनाबेल मेरी ललिता नहीं थी, सॉरी, ललिता मेरी एनाबेल नहीं थी, एनाबेल मेरी ललिता थी, यानी एनाबेल मेरी ललिता थी। अब इसके दिमाग में सिर्फ ललिता, एनाबेल भी नहीं है। खैर 2 साल ट्रैवलिंग करने के बाद ये लोग एक जगह सेटल डाउन हो जाते हैं। ये इसको स्कूल में डला भी देता है। पहले तो ये सोचता है कि इसको मैक्सिको ले जाता हूं लड़की को और इसके साथ शादी कर लेता हूं, लेकिन फिर इसको लगता है कि नहीं, कागजात का मसला है, ये मसला है, पकड़े गए तो यूं होगा बॉर्डर पे। ये खैर अमेरिका में ही ये एक शहर ढूंढता है, वहां पे सेटल डाउन हो जाता है। और लड़की इसको एक लड़कियों वाले स्कूल में डलवाता है। इसको लड़कों से मिलना बिल्कुल मना होता है। और फिर ये सोचता है कि उसको उसकी जो गार्डियनशिप होती है वो भी, उसके डॉक्यूमेंट भी जमा करवा देता है। बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग होता है, इसको यहां भी नहीं जाने देता, वहां भी नहीं जाने देता, किसी से मिलने भी नहीं देता। तो इसके जो स्कूल का टीचर होता है, हेड मास्टर होता है, वो इसको कहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं करो, इसको कुछ तो करने दो। तो फिर इसको एक ड्रामे में इसको एक प्ले करने देता है कि चलो ठीक है ये ड्रामा हो रहा है, इसमें तुम काम कर लो। फिर ये हम्बर्ट लिखता है कि यार ये ललिता बहुत मुश्किल लड़की थी, इसको संभालना बहुत मुश्किल था। कह रहे पहली दफा जब मैंने इसको वीकली अलाउंस देना शुरू किया तो 21 सेंट में देता था। वो कह रहा है कि फिर पैसे बढ़ाती गई, एक किस के इतने पैसे, एक हक के इतने पैसे, एक डांस के इतने पैसे। खैर
कह रहा है 21 सेंट से जो मामला शुरू हुआ था वो $5 पे पहुंच गया डेली के। लेकिन फिर कहता है कि मेरे दिमाग में एक ट्रिक आई, इस तरह से तो मैं कंगला हो जाऊंगा, इसको सारे पैसे देता रहूंगा। तो कहता है कि फिर मैंने ये किया कि मैंने उसको आजादियां देना शुरू करी कि अगर मुझे ये दोगी तो फिर मैं तुम्हें इससे मिलने दूंगा, मुझे ये दोगी तो फिर मैं तुम्हें ये करने दूंगा। तो कह रहा है इस तरह से मेरे कुछ पैसे बचना शुरू हुए। लेकिन फिर भी बॉयज से मिलने की उसको इजाजत नहीं थी। हाँ, लड़कियों से मिलने की इजाजत थी और लड़कियां वो घर भी ला सकती थी। और कह रहा है कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि इसको मुझे हेडमास्टर ने कहा इसको मैं डॉक्टर्स के पास भी लेके जाऊं क्योंकि इसकी उम्र तब्दील हो रही है और बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं। खैर फिर ये कहता है कि एक दिन हम लोग पार्क में बैठे हुए थे, ये साइकिल चला रही थी तो मेरे पास आई और साइकिल रोक के बोलती है कि वो उस होटल का क्या नाम था जहां तुमने पहली दफा मुझे रेप किया था। कह रहा है यार मैं हैरान रह गया कि इतना ऐसे आके जोर से बोल रही है। और दूसरा कह रहा है ये जब गुस्से में होती थी गालियां देती थी तो ऐसी ऐसी गालियां देती थी कि मैंने वो गालियां कभी सुनी नहीं थी। कह रहा है बहुत यानी ये। और फिर एक दिन ये उसको ये भी बोलती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरी मां को कत्ल किया था। अब वहां पर इसको बड़ा गुस्सा आता है। ये उसको कहता है पहली दफा मैं इसके साथ वायलेंट हुआ और मैंने जोर से इसकी कलाई खींच के इसको गाड़ी में घसीट के डाला कि क्या बोल रही है इतनी। फिर एक दिन ये भाग भी गई घर से, ये समझा कि चली गई। बहुत ढूंढा इसने, खैर इसको मिल गई, वहां दुकान पे सोडा पी रही थी। फिर एक दिन ये एक आध साल रहने के बाद फिर ये रोड पे, इसको ललिता नहीं कहा कि छोड़ो यार यहाँ रहते नहीं है, वही रोड पे जो हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे ना एक होटल से दूसरे होटल भी, ये दोबारा वही करने निकलते हैं। अब इसको फील होता है कि अब हमारा पीछा कोई कर रहा है, यानी कोई गाड़ी मुसलसल हमारे पीछे है। जहां हम होटल लेते हैं वहीं पे कोई होटल लेता है, जहां हम ट्रैवल करते हैं वहीं पे कोई ट्रैवल करता है। इसके दिमाग में 2-3 शक आते हैं। समझता है या तो कोई इसका बॉयफ्रेंड है या तो कोई पुलिस वाला है, मालूम कर रहा है कि इन दोनों का क्या मामला है। खैर ये बहुत घबरा सा रहता है और ये क्या करता है कि अपने साथ एक पिस्तौल भी रखना शुरू कर देता है। अब ये यहां पर कहता है कि जब इसको ये शक हुआ ना कि शायद ये कोई इसका बॉयफ्रेंड है, तो ये थोड़ा सा फिजिकली वायलेंट भी होना शुरू हो गया ललिता के साथ और एक गन भी रखना शुरू कर दी। अच्छा, वो जो बंदा जो इनका पीछा कर रहा है वो क्विल्टी है और वो ललिता का दोस्त है। ललिता उसको कुछ अरसे से देख रही थी। एक दिन क्या होता है कि ये पेट्रोल भरवा रहा होता है तो देखता है कि ललिता उससे बातें कर रही है। ये आता है, पूछता है कौन था ये, कौन था? तो कहती नहीं ये तो कोई मुसाफिर था, मुझसे सफर वो पूछ रहा था, रास्ते वगैरह डायरेक्शंस वगैरह पूछ रहा था। लेकिन इसको शक हो जाता है कि झूठ बोल रहा है। खैर फिर एक दिन ललिता बीमार होती है, ये उसको हॉस्पिटल में जमा करवाता है। वो थोड़ी सी डिलीरियस होती है, ये उसको समझाता है कि भाई तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, सच ना उगल देना, मुंह से सब पकड़े जाएंगे, बड़ा मसला हो जाएगा। खैर कहते हैं मैं कल सुबह आऊंगा। ये अब कल सुबह आता है तो वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी होती है। तो वो कहता है कहाँ गई? तो वो हॉस्पिटल वाले कहते हैं उसका अंकल ले गया। वो लोग कहते हैं अंकल कौन सा ले? इसका तो सिर्फ मैं ही अंकल, इसका तो कोई है ही नहीं दुनिया में। खैर ये कहता है मैं ज्यादा शोर मचाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, पुलिस आएगी और ये होगा। कहता है अच्छा वो अंकल ले गए, ओके। खैर वो ललिता चली जाती है क्विल्टी के साथ। अब ये 2 साल तक ललिता को ढूंढते रहते हैं। कह रहे हैं मैंने कुछ नहीं छोड़ा, दुनिया इधर से उधर कर दी ललिता को ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे तो आदत थी ललिता की। 2 साल से हम दिन में 2 या 3 दफा तो सेक्स करते थे या उसका रेप करता था। तो कह रहे मेरा तो दिमाग खराब हो गया ललिता। इसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी हायर किया ललिता को ढूंढने के लिए। खैर कह रहे कि ललिता नहीं मिली, मैंने जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया। फिर इसने कोई और औरत से, रीटा नाम की औरत से इसकी दोस्ती हो गई। खैर ये डिप्रेस भी रहने लगा। और फिर एक दिन अचानक से इसको खत मिला 1-2-3 साल के बाद ललिता का। ओके मैं 17 साल की हो गई हूं और मैं शादी कर लिया और मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझे बहुत शदीद पैसों की जरूरत है, तो मुझे कुछ पैसे भेजिए। अब ये तो खुश हो गया इसने। हालांकि उसने मना किया था कि मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करना, लेकिन हम्बर्ट साहब जो थे इन्होंने ढूंढ डांट के ललिता का पता चला लिया और ये पहुंच गए। हम्बर्ट जो है वो ललिता के घर, बताता है कि बड़ी गुर्बत में रह रही थी और बड़ा ये थी और वो थी। अब ये उसको बोलता है कि चलो मेरे साथ, जैसे हम लोग पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। और ये ललिता बोलती है कि मैं नहीं जा सकती, क्या बोल रहे हो, मेरा शौहर है, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, देख तो लो, मतलब मैं तुम्हारे साथ दोबारा से नहीं जा सकती हूँ। खैर और ललिता ने इसको बड़ा कहा होता है कि शोर नहीं मचाना, मेरे शौहर को नहीं बताना कि हमारा क्या मामला था। अब ये कहता है कि मैंने पहली दफा ललिता को सिगरेट पीते हुए देखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अपनी माँ नहीं, शार्लेट जो जाहिल औरत जिससे मेरी शादी हुई थी, जो उसकी माँ थी, बिल्कुल उसी के जैसी लग रही थी ये।
खैर कहता है कि मैंने उसको पैसे दे दिए, जो पैसे उसको चाहिए थे। कह रहा है वो इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिर कह रहा है कि खैर मैंने उसको बता भी दिया कि ये मेरे पैसे नहीं है, ये तुम्हारी माँ के पैसे, वो जो घर तुम लोगों का था उसका जो किराया आता है वो मुझे ही आता है, तो ये तुम्हारे पैसे हैं। और वो उसको बोलता है कि मैं वो सारी रजिस्ट्री तुम्हारे नाम पे करवा दूंगा ताकि तुम्हें पैसे आना शुरू हो जाए। खैर फिर ये हम्बर्ट जो है ललिता से पूछता है कि चलो ठीक है तुम मेरे साथ ना चलो, चलो ठीक है मैंने तुम्हें सारे पैसे भी दे दिए, मुझे सिर्फ बता दो कि तुम किसके साथ भागी थी। तो फिर ललिता पहले तुम टालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर बाद में बता देती है कि वो क्विल्टी था और वही था जो हमारा पीछा कर रहा था, और बताती है कि वही था हॉस्पिटल में जो तुम्हें मिला था, वही मुझे हॉस्पिटल से लेके निकला, वही था जो मुझे रास्ता, जिसको मैंने तुम्हें कहा था ना वो रास्ता पूछने आया था। और ललिता उससे सॉरी भी करती है कि सॉरी यार मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग करी, और इसको बुरा लगता है, वो बड़ी गुर्बत वाली हालत में होती है। तो फिर वो कहता है कि फिर तुम क्विल्टी के साथ भागी थी तो क्विल्टी को क्यों छोड़ दिया। तो कहती है नहीं क्विल्टी के साथ शुरू में तो अच्छा रहा, लेकिन बाद में उसने मुझे फोर्स किया कि मैं पोर्नोग्राफिक मूवीज में काम करूं उसके लिए। कह रहा नहीं ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, जब मैंने मना किया तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। यहां पर हम्बर्ट साहब लिखते हैं कि साहब मैं अपने रीडर से कन्फेशन करना चाहता हूं कि मुझे ललिता से असली में प्यार था। उसको थोड़ा सा अफसोस भी होता है हम्बर्ट को कि मैंने ललिता से उसका बचपना छीन लिया, और उसको कुछ मनाजिर याद आते हैं कि यार हाँ जब मैं इसके साथ होटल में होता था तो ये बेचारी अपने आप को बड़ा होपलेस फील करती थी, और कह रहा है कि जब भी मैं इसके साथ सेक्स करता था या रेप करता था तो मुझे खुद भी बुरा लगता था, और मैं थोड़ी देर बैठ के अफसोस भी करता रहता था, लेकिन फिर आधे घंटे 2 घंटे के बाद फिर शुरू हो जाता था। कह रहा है मैंने भी बड़ी इसके साथ जातियाँ करी। कह रहा है कि मुझे आज भी याद है जब हम लोग होटलों में वो 2 साल गुजार रहे थे, तो जब भी ये किसी माँ बाप को और बच्चों को देखती थी तो बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखती थी कि यार मेरे तो माँ बाप नहीं है, मेरे तो बहन भाई नहीं है। कह रहे फिर एक दिन इसने मुझसे ये भी पूछा था कि मेरी माँ की कब्र कहाँ है, तो मैंने इसको बताया था। खैर फिर हम्बर्ट साहब अपनी बेटी को खुदाफिज करते हैं, बेटी नहीं स्टेप डॉटर को, ललिता को, और कह रहे मुझे बहुत रोना आया उस दिन। फिर ये क्विल्टी के घर गया और इसने क्विल्टी को कत्ल कर दिया। फिर खैर है पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने हाईवे पे उल्टी गाड़ी चलाना शुरू कर दी, यानी कि रॉन्ग वे गाड़ी चलाना शुरू कर दी। कह रहे मैंने जिंदगी में इतनी गलतियां करी हैं, गलती और करते हैं। खैर एक्सीडेंट हुआ, मेरा ख्याल है जिस गाड़ी में 2 औरतें बैठी थी शायद वो भी मारी गई या बहुत शदीद इंजर्ड हुई, और उसके बाद जो है ये पकड़ा गया, और इसका ट्रायल होना था। उस ट्रायल से पहले जेल में बैठ के इसने ये पूरी कहानी लिखी, और इस कहानी में इसने ये लिखा था कि ललिता जब तक जिंदा है उस वक्त तक ये कहानी पब्लिश नहीं होनी चाहिए। खैर वो तो फॉरवर्ड में ही बता दिया था कि ललिता, और ये दुआ भी करता है कि अल्लाह करे ललिता का बेटा पैदा हो। खैर वो ललिता चाइल्ड बर्थ के दरमियान मर जाती है, और ये जब ये अपनी पूरी कहानी लिख लेता है और भिजवा देता है साइकाट्रिस्ट को, तो इसको भी हार्ट अटैक आता है, ये भी मर जाता है। शार्लेट को तो इसने पहले ही कत्ल कर दिया होता है। तो इस तरह से ये कहानी जो है ये खत्म हो जाती है। यानी इसमें 3 ही कैरेक्टर थे, बेसिक 4 ही कैरेक्टर थे, चारों मर जाते हैं। यानी हम्बर्ट हार्ट अटैक से मर जाता है, ललिता चाइल्ड बर्थ के दरमियान मर जाती है, शार्लेट जो है वो उसको ये गाड़ी से कत्ल करवा देता है, और क्विल्टी को ये खुद कत्ल कर देता है। तो ये नॉवेल यहाँ खत्म हो जाता है। इस नॉवेल पे जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म किया जाता है इसकी थीम के अलावा, वो एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि इसमें जो भी कहानी सुनाई गई वो हम्बर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाई गई है, और हमें ये नहीं बताया कि ललिता क्या फील करती थी, उसकी क्या सोच थी, उसके क्या ख्यालात थे, वो किस अजाब से गुजर रही थी, उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल नहीं बताया गया। एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये किया जाता है। देखें जैसे मैंने आपसे पहले कहा, मैं समझता हूं कि इस चीज को डिस्कस करके नबोकोव ने इसको हम लोगों को सेंसिटाइज किया, हम लोगों को बताया कि ये दरिंदे हमारे इर्द गिर्द में रहते हैं, हमें विजिलेंट रहना चाहिए, हमें अपनी बच्चियों की हिफाजत करनी चाहिए। मैं बहुत सारे डिप्रेसिंग नॉवेल्स पढ़ चुका हूं, ये नॉवेल पढ़ के मुझे 2-3 दिन नींद नहीं आई। ये इतना डिप्रेसिंग नॉवेल है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी खुद 2 बेटियां हैं, तो इतना डिप्रेसिंग नॉवेल है। लेकिन जहां तक एस्थेटिक्स का ताल्लुक है, मैंने आपसे कहा मैंने इससे अच्छा इंग्लिश प्रोज नहीं पढ़ा। एक एक्सेप्शन है, वो यूलिसीज की है, लेकिन यूलिसीज तो पढ़ना इंपॉसिबल है ना, कुछ नॉवेल्स इंपॉसिबल, यूलिसीज फाउस्ट वगैरह इंपॉसिबल है, ये पॉसिबल है, इसमें रेफरेंसेस इतने मुश्किल नहीं है। तो मैं
आपको जरूर रेकमेंड करूंगा, अगर आप 25 साल से ऊपर के हैं तो आप ये नॉवेल जरूर पढ़िए। ये एक लिटरेरी मास्टरपीस है। लेकिन 25 साल से नीचे तो वो इंप्रेशनेबल एज होती है, उस एज में मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि ये पढ़िए। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।